तुम देख रही हो ये कीड़ा, इसे हजार पाया कहते हैं। यह भी तुम्हारे जिस्म पर चलेगा और फिर तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि जब हजार पाया जिस्म पर चलता है तो कैसा महसूस होता है। उस डॉक्टर स्कॉट ने कहा और उसने डिबिया के एक कोने में चुटकी भरी और अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसने सिया रंग का एक धागा पकड़ा हुआ था जिसके साथ वो इंतहाई मकरू कीड़ा लटक और तड़प रहा था। उस डॉक्टर स्कॉट ने जैसे ही वो कीड़ा पाडला की आंखों के सामने किया, पाडला को यकलक उबकाइयां सी आने लगी। उसके पूरे जिस्म में फिर यरिया और जहन में धमाके से होने लगे। हटाओ हटाओ इसे, फॉर गॉड सेक हटाओ इसे, पाडला ने बेइख्तियार चीखते हुए कहा। मुझे मालूम था कि वाटर पावर के हेडक्वार्टर में काम करने वाली औरत इतनी आसानी से कुछ ना बताएगी, इसलिए मैं ये इंतजाम करके आया था। जाशी इधर आओ, ये कीड़ा इसके जिस्म पर डाल दो। डॉक्टर स्कॉट ने बात करते करते जाशी से कहा जो खुद मुंह दूसरी तरफ किए बैठी थी। तुम खुद ये काम करो, मेरे पास मत लाना इसे। जाशी ने मुंह दूसरी तरफ किए हिजियानी से लहजे में कहा और डॉक्टर स्कॉट बेख्तियार कह कहा मारकर हंस पड़ा। अब शुरू हो जाओ पाडला, वरना, डॉक्टर स्कॉट ने कहा और उस मकरूज से कीड़े को उसकी गर्दन के करीब ले आया। बताती हूँ, हटाओ इसे, इस गलीस और मकरू चीज को हटाओ प्लीज, यकलक पाडला ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक लम्हे में उसका जहन कराहत की वजह से धमाके से पट जाएगा। बोलना शुरू कर दो, जैसे ही तुम खामोश हुई मैं ये कीड़ा तुम्हारी गर्दन पर डाल दूंगा। तुम बंधी हुई हो, ये तुम्हारे जिस्म पर रेंगना शुरू कर देगा और तुम इसे हटा भी ना सकोगी। डॉक्टर स्कॉट ने सर्द लहजे में कहा और कीड़े को जरा सा ऊपर कर दिया। पाडला ने बेख्तियार नजरें झुका ली और दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ उसके जहन से निकलकर खुद ब खुद जुबान पर आकर फिसलता जा रहा है। न जाने वो क्या क्या कहती रही, उसे खुद भी वाज़ेह तौर पर मालूम ना था। उसके जहन पर तो वो इंतहाई मकरू कीड़ा चिमटा हुआ था। वेरी गुड पाडला, तुमने वाकई पूरी तफसील बता दी है। ये लो, मैं इस कीड़े को तुम्हारे सामने मार डालता हूँ, उस डॉक्टर स्कॉट ने मुतमईन लहजे में कहा और पीछे हटकर उसने कीड़े को फर्श पर डालकर उसे बूट से कुचल दिया और पाडला के हलक से इत्मीनान का तवील सांस निकल गया। उसी लम्हे मुंह दूसरी तरफ किए बैठी मादाम जाशी ने भी मुंह इधर कर लिया। ओ खुदा की पनाह, किस कदर मकरू कीड़ा था, मादाम जाशी ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। तुम कभी हेडक्वार्टर में दाखिल नहीं हो सकते, वो तुम्हें हर सूरत में मार डालेंगे, हर सूरत में, पाडला ने यकलक चीखते हुए कहा। वो अब अपने आप पर लान तान कर रही थी। उसने क्यों इस डॉक्टर स्कॉट को यहूदियों के इस मुकद्दस अड्डे के मुतालिक बता दिया। तुम फिक्र न करो पाडला, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि हम किस तरह तुम्हारे इस हेडक्वार्टर में दाखिल होते हैं और किस तरह इसे तबाह करते हैं, डॉक्टर स्कॉट ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मादाम जाशी को अपने पीछे आने का इशारा करके कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़ने ही लगा था कि यकलक उसका घूमता हुआ हाथ पाडला के चेहरे से टकराया और पाडला को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन में यकलक कोई आतिशफिशा पट पड़ा हो और दूसरे लम्हे वो तारीख दलदल में धंसती चली गई। टेलीफोन की घंटी बजते ही आराम कुर्सी पर कदरे नीम दराज कर्नल कॉटरो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस कर्नल, अटेंडिंग, कर्नल कॉटरो ने तेज लहजे में कहा। मार्क बोल रहा हूँ जनाब, मशीन रूम से, आप यहाँ आ जाए, वो ग्रुप हमारी रेंज में दाखिल होने वाला है। मार्क की आवाज सुनाई दी। ओह अच्छा, मैं आ रहा हूँ, कर्नल कॉटरो ने यकलक चौंकते हुए कहा और फिर रिसीवर क्रेडल पर डालकर वो कुर्सी से उछलकर खड़ा हुआ और फिर तकरीबन दौड़ता हुआ वो कमरे से निकला और बाहर राहदारी में से होता हुआ चंद ही लम्हों में वो मशीन रूम में पहुंच गया। मार्क अपने उस शीशे वाले कमरे में मौजूद था। कर्नल कॉटरो उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजरें सामने दीवार पर मौजूद स्क्रीन पर पड़ी और वो चौंक पड़ा। स्क्रीन पर समंदर की मौजें अटकलियां करती हुई दिखाई दे रही थी और इन मौजों पर एक बड़ी सी लॉन्च में गोताखोरी का लिबास पहने हुए 4 मर्द और एक औरत मौजूद थी। लॉन्च तेजी से चलती हुई स्क्रीन पर कर्नल कॉटरो को अपनी तरफ आती दिखाई दे रही थी। बॉस, ये अभी हमारी रेंज से दूर है, लेकिन ये जिस रफ्तार से आ रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट बाद रेंज में दाखिल हो जाएंगे, मार्क ने कहा। फिर तुमने उन्हें खत्म करने के लिए कोई हरबा तैयार कर लिया है, कर्नल कॉटरो ने दांत पीसते हुए पूछा। वो कुर्सी पर बैठ चुका था। बॉस, मैंने T11 रेस बम को टारगेट पर एडजस्ट कर दिया है। जैसे ही रेंज में दाखिल होंगे ये बम फायर होगा और एक लम्हे में उनका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, मार्क ने कहा और कर्नल कॉटरो ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। लॉन्च उसी रफ्तार से आगे बढ़ी चली आ रही थी और कर्नल कॉटरो की नजरें उस लॉन्च पर जमी हुई थी।
दोस्तों, ब्लैक पागोस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। इसे क्लोजअप में लाओ, मैं इनकी शक्लें देखना चाहता हूँ। कर्नल कॉन्ट्रो ने कहा तो मार्क ने सर हिलाते हुए मशीन पर लगी हुई एक नाव को दाएं तरफ घुमाना शुरू किया। नाव घूमते ही स्क्रीन पर नजर आने वाला मंजर नजदीक होने लगा और फिर स्क्रीन पर सिर्फ लॉन्च ही नजर आने लगी। मार्क अभी नाव घुमाता जा रहा था और फिर जब उसने हाथ हटाया तो स्क्रीन पर लॉन्च की बजाय वो 4 मर्द और एक औरत का चेहरा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। ये चारों मर्द एशियाई थे जबकि वो औरत एक्रीमियन थी। यही मादाम जाशी है बॉस, अब ये असल शक्ल में है। इंतहाई जालिम और सफाक औरत है। मार्क ने कहा, इनके खात्मे के बाद मैं इसके पूरे ग्रुप के एक एक आदमी को चुन चुन कर हलाक करा दूंगा। इस औरत ने यहूदियों के बदतरीन दुश्मनों को साथ देकर अपनी और अपने पूरे ग्रुप की किस्मत पर मोहर लगा दी है। कर्नल कॉन्ट्रो ने बड़े नफरत भरे लहजे में कहा, यह इमरान है जो दाएं तरफ कोने में बैठा हुआ है, वो शैतान जिसका ये सारा जाल फैलाया हुआ है, लेकिन इसकी मौत मुकद्दर हो चुकी है। कर्नल कॉन्ट्रो ने बड़बड़ाते हुए कहा, ओ तो ये है वो अली इमरान जिसने ग्रेट वॉल का खात्मा किया है। मार्क ने चौंक कर दाएं हाथ पर बैठे हुए एक खूबसूरत और वजीह एशियाई नौजवान की तरफ देखा जिसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत इस तरह फैली हुई थी जैसे कोई फरिश्ता इंसानी रूप में जमीन पर उतर आया हो। हाँ, यही है। बहरहाल अब मेरी तसल्ली हो गई है कि ये गलत लोग नहीं हैं। अब मंजर वापस ले जाओ, कर्नल कॉन्ट्रो ने कहा और मार्क ने नाव को बाएं तरफ तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। मंजर पीछे हटता गया। जब वो पहली वाली सूरत में आ गया तो मार्क ने हाथ उठा लिया। लॉन्च अब दोबारा समंदर की लहरों पर तेजी से भागती हुई नजर आ रही थी। अब कितना फासला रह गया है इन्हें रेंज में आने तक? कर्नल कॉन्ट्रो ने कहा, जनाब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। अरे ये क्या, ये लॉन्च तो रुक गई है। मार्क ने बात करते करते बुरी तरह चौंकते हुए कहा और कर्नल कॉन्ट्रो भी चौंक पड़ा क्योंकि लॉन्च वाकई आहिस्ता होते होते रुक गई थी और वो पांचों अफराद अब उठ खड़े हुए थे। फिर उन्होंने अपने मखसूस हेलमेट सर और चेहरों पर एडजस्ट किए। दूसरे लम्हे वो एक एक करके समंदर में कूद गए और खाली लॉन्च समंदर की मौजों पर ऊपर नीचे होने लगी। तो ये तैरकर यहाँ तक आना चाहते हैं, कर्नल कॉन्ट्रो ने कहा। ये किसी भी तरह आए बॉस, मौत से नहीं बच सकते, मार्क ने कहा और उसके साथ ही उसने मशीन पर मौजूद कई और बटन दबाए तो दीवार पर मौजूद स्क्रीन पर धमाके से होने लगे। फिर उस पर समंदर के नीचे का मंजर नजर आने लगा जिसमें 5 गोताखोर तेजी से समंदर की गहराई में उतरे चले जा रहे थे। काफी गहराई में पहुंचकर वो सीधे हुए और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगे, उसी सिमत जिस तरफ लॉन्च आ रही थी। तैयार हो जाओ मार्क, इनमें से किसी को बचकर ना जाना चाहिए, कर्नल कॉन्ट्रो ने तेज लहजे में कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता बॉस, ये तो क्या इनकी रूहें भी बचकर नहीं जा सकती, मार्क ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसकी आंखें एक डायल पर जमी हुई थीं। क्या T11 रेस बम एडजस्ट है? कर्नल कॉन्ट्रो ने बेचैन लहजे में कहा। यस बॉस, वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। जैसे ही ये लोग रेंज में दाखिल होंगे वो खुद ब खुद उनकी तरफ फायर हो जाएगा, मार्क ने कहा। वो गोताखोर तेजी से सफर करते हुए बड़े चले आ रहे थे। आ गए बॉस, सिर्फ चंद लम्हे और इनकी जिंदगी के रह गए हैं, यकलक मार्क ने चीखते हुए कहा और कर्नल कॉन्ट्रो भी चौंक कर सीधा हो गया। उसके होंठ भींच गए थे और आंखें सुकड़ गई थी क्योंकि ये उसके ख्याल के मुताबिक उसकी जिंदगी का सबसे पुरतजस्सुस लम्हा था। अगर वो इस इमरान और उसके साथियों को हिट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर कयामत तक वो यहूदियों के अजीम हीरो का रुतबा हासिल कर लेगा। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी जिस पर नजर आने वाले पानी के अंदर वो 5 ग्रुप की सूरत में तेजी से तैरते हुए आगे बढ़े चले आ रहे थे। चंद लम्हों बाद यकलक मशीन पर एक सुर्ख अंक का बल्ब तेजी से चमका और फिर बुझ गया। फायर हो गया, मार्क के हलक से चीख सी निकली और दूसरे लम्हे कर्नल कॉन्ट्रो ने पानी में सिया रंग की एक लकीर को तेजी से उस ग्रुप की तरफ बढ़ते देखा। वो सांस रोके बैठा था। चंद लम्हों बाद वो सिया रंग की लकीर उन 5 के जिस्मों से टकराई और वो 5 सिया रंग के धुएं में गायब हो गए। लेकिन ये धुआं सिर्फ चंद सेकंडों के लिए नजर आया। उसके बाद पानी साफ हो गया और उसके साथ ही कर्नल कॉन्ट्रो के हलक से मसरत भरी चीख निकल गई। वो उछलकर खड़ा हो गया था क्योंकि 5 गोताखोरों के जिस्म तख्तों की तरह सीधे हुए तेजी से ऊपर सतह की तरफ उठते जा रहे थे। अजीम यहूदी फतेह मुबारक हो मार्क,
तुमने वाकई अजीम शान कारनामा सर अंजाम दिया है। कर्नल कॉर्डरो बेपनाह मसरत से मगलूब होकर अपने ही मातहत के गले से यूं चिमट गया जिसे वो वाटर पावर का चीफ ना हो बल्कि बच्चा हो जिसे अचानक ये खबर मिली हो कि वो इम्तिहान में अव्वल आया है और वो बेपनाह मसरत की वजह से अपने वालिद के गले से चिमट जाता है। बॉस, ये तो सब आपकी सरपरस्ती में हुआ है, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इनकी मौत हमारे ही हाथों से लिखी हुई थी। अब इनकी लाशें ऐसे ही समंदर पर तैरती हुई आखिरकार फट जाएगी और इन्हें समंदरी जानवर खा जाएंगे। कर्नल कॉर्डरो ने पीछे हटते हुए कहा। उसकी नजरें दोबारा स्क्रीन पर पड़ी तो वाकई उन पांचों की लाशें अब समंदर की सतह पर इधर उधर तैरती फिर रही थी। चूंकि वो पांचों एक रस्सी से एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, इसलिए सारी लाशें तकरीबन इकट्ठी ही तैर रही थी। बॉस, अगर आप हुक्म दे तो हेडक्वार्टर खोलकर इनकी लाशें अंदर मंगवा ले, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हाँ, जरूर, मुझे तो इसका ख्याल ही ना रहा था। अगर इनकी लाशें हमने बतौर सबूत पेश ना की तो हमारे डायरेक्टरान यकीन ही ना करेंगे कि हमने वाकई इन्हें ख़त्म कर दिया है। लेकिन पहले इनकी मौत का मुकम्मल यकीन होना ज़रूरी है, कर्नल कॉर्डरो ने सर हिलाते हुए कहा। बॉस, आप इनकी हालत नहीं देख रहे। जिंदा आदमी तो ना इस तरह गहराई से ऊपर उठ सकता है और ना इस तरह लाश की सूरत में तैर सकता है, मार्क ने कहा। नहीं, इसके बावजूद इनकी मौत का यकीनी होना जरूरी है। तुम ऐसा करो कि इनकी लाशें जाल के जरिए खिंचवाकर पहले ब्लैक रूम में रख लो और फिर वहां अच्छी तरह चेक करो कंप्यूटर के जरिए। जब कंप्यूटर इनकी मौत की तस्दीक कर दे, इसके बाद इन्हें ऊपर लाया जाएगा। कर्नल कॉर्डरो अपनी आंखों से उनकी लाशें देखने के बावजूद एक नामालूम से खौफ में मुब्तला था। जो हुक्म बॉस, मार्क ने कहा और शीशे वाले कमरे से निकलकर हॉल की दाएं दीवार में नस्ब एक बड़ी सी मशीन की तरफ बढ़ गया। उसने हॉल मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मशीन के ऑपरेट होते ही शफाफ शीशे के कमरे में मेज पर मौजूद मशीन के दूसरे कोने पर रंग बिरंगी छोटे छोटे बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे और उसके साथ ही ऊपर दीवार पर मौजूद स्क्रीन पर मंजर खत्म होकर आड़ी तिरछी लकीरें सी इधर उधर दौड़ती हुई नजर आने लगी। कर्नल कॉर्डरो खामोश बैठा रहा। चंद लम्हों बाद मार्क वापस उस शीशे वाले कमरे में आया और उसने मशीन के उस हिस्से को ऑपरेट करना शुरू कर दिया जिस पर हॉल वाली मशीन के ऑपरेट होते ही रंग बिरंगे बल्ब जलने बुझने लगे थे। उसके साथ ही स्क्रीन पर एक बार फिर समंदर के सतह का मंजर उभर आया। सतह पर वो पांचों लाशें अभी तक तैर रही थी। दूसरे लम्हे हॉल में मौजूद मशीन में से तेज सीटी की आवाज निकलने लगी और उसके साथ ही समंदर के ऊपर एक सियाह रंग का बारीक सा जाल तेजी से फैलता हुआ दिखाई दिया और फिर इस जाल ने उन पांचों लाशों को अपने अंदर समेटा और फिर तेजी से सिमटता हुआ मंजर से गायब हो गया। चंद लम्हों बाद सीटी की आवाज निकलनी बंद हो गई और उसके साथ ही मशीन पर जलने बुझने वाले बल्ब भी ऑफ हो गए। लाशें ब्लैक रूम में पहुंच गई हैं बॉस, मार्क ने मुड़कर कर्नल कॉर्डरो से कहा। ठीक है, कंप्यूटर से चेक करो, कर्नल कॉर्डरो ने सर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर फतेह व मसरत की अनोखी सी जगमगाहट मौजूद थी। मार्क ने मशीन के एक और हिस्से के बटन दबाने शुरू कर दिए। इस बार दीवार पर मौजूद स्क्रीन ऑफ हो गई और उसकी बजाय मशीन के अंदर ही एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर सब्ज रंग का नुक्ता जल बुझ रहा था। मार्क खामोश बैठा उस नुक्ते को देखता रहा। चंद लम्हों बाद ही स्क्रीन पर जलने बुझने वाला सब्ज रंग का नुक्ता एक झमाके से सुर्ख रंग का हो गया। इसके साथ ही स्क्रीन पर 5 का हिस्सा उभरा और उसके आगे डी का हर्फ तेजी से जलने बुझने लगा। कंप्यूटर ने इन पांचों की मौत की तस्दीक कर दी है बॉस, आप खुद चेक कर लें, मार्क ने कहा और कर्नल कॉर्डरो ने सर हिला दिया। ठीक है, अब मेरी तसल्ली हो गई है। अब ये शैतान वाकई मौत के घाट उतर गए हैं। हुर्रा, आखिरकार यहूदी जीत ही गए। गुड शो मार्क, आज से तुम मेरे नंबर 2 हो। तुम ऐसा करो, इनकी लाशें ब्लैक रूम से निकलवा कर फर्स्ट हॉल में रखवा दो। मैं इनकी लाशों को हनूत करके मुसलमानों की इबरत के लिए हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दूंगा, कर्नल कॉर्डरो ने मसरत भरे लहजे में कहा और उठकर उस शीशे वाले कमरे से निकलकर हॉल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फतेह वो कामयाबी के नशे से उसके कदम इस तरह लड़खड़ा रहे थे जैसे उसने इकट्ठी 100 बोतलें शराब की पी ली हों। वो वाकई हवाओं में उड़ रहा था और उसे हवाओं में उड़ना भी चाहिए था क्योंकि उसने एक ऐसी कामयाबी हासिल कर ली थी जिस पर यहूदी दुनिया हमेशा उसकी अजमत के गीत गाती रहेगी। बेहतर है कि तुम अब अपनी असल शक्ल में आ जाओ, अब छुपाने का क्या फायदा, मादाम जाशी ने सामने बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। अरे बड़ी मुश्किल से तो खूबसूरत सा मेकअप किया है, तुम वो भी खत्म कराना चाहती हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और मादाम जाशी हंस पड़ी। तो क्या तुम बदसूरत हो, मादाम जाशी ने पुरतजस्सुस लहजे में कहा।
खूबसूरती और बदसूरती तो इंसान की अपनी आंखों में होती है। अब देखो, जॉनसन का कहना है कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मादाम जाशी कोई जवाब देती, कमरे का दरवाजा खुला और सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुए। मादाम जाशी उन्हें देखकर हैरत भरे अंदाज में उछलकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मादाम जाशी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से रिवॉल्वर निकाल लिया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये मेरे साथी हैं अपनी असल शक्लों में, इमरान ने कहा। और मादाम जाशी का रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे हो गया। ओ, तो ये हैं तुम्हारे साथी? इसका मतलब है कि तुमने पहले ही मेकअप खत्म करने का फैसला कर लिया था, मादाम जाशी ने कहा। सफदर और उसके साथी बड़े इत्मीनान से चलते हुए खाली कुर्सियों पर बैठ गए। दरअसल इनका कहना था कि वो अपने मेकअप वाले चेहरों से ज्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए असल शक्ल में स्वयंवर जीत जाएंगे। मैंने कहा, आजमा कर देख लो। लेकिन अब तो वाकई जदीद ज़माना आ गया है। पहले गले में फूलों का हार डालकर इंतखाब किया जाता था, अब रिवॉल्वर की गोली मारी जाती है। लेकिन मैं तो बाज आया ऐसे स्वयंवर से, इमरान ने कहा। और मादाम जाशी बेख्तियार हंस पड़ी। सफदर और कैप्टन शकील के लबों पर भी मुस्कुराहट तैरने लगी। स्वयंवर तो तभी मुकम्मल होगा जब तुम भी असल शक्ल में आ जाओ, मादाम जाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो रिवॉल्वर की गोली, मेरा जिस्म वाकई इंसानों जैसा है, इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा। और मादाम जाशी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? क्या हम यहाँ इन फजूलियात के लिए आए हैं? तनवीर ने झुलाए हुए लहजे में कहा। यार, क्यों घबराते हो? स्वयंवर तुम ही जीतोगे। अब ये तुम्हारी किस्मत कि फूलों का हार पड़ता है या रिवॉल्वर की गोली दिल में सुराख करती है, इमरान ने मुस्कुराकर उठते हुए कहा। मादाम जाशी, तुम मालूम करो कि वो सामान किस वक्त पहुंचेगा, इमरान ने मादाम जाशी से कहा। और मादाम जाशी ने सर हिलाते हुए टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया, जबकि इमरान तेज तेज कदम उठाता हुआ उस कमरे से मुलाका ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जाशी ने टेलीफोन पर किसी आदमी से बात की और फिर रिसीवर रख दिया। क्या ये सामान कहीं बाहर से आना है मादाम जाशी? सफदर ने मादाम जाशी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, जो सामान डॉक्टर स्कॉट ने तलब किया है वो यहाँ ब्लैक पागोस में तो मिल ही नहीं सकता, और मिलना तो एक तरफ, शायद उनके नाम भी यहाँ किसी ने ना सुने हो। मुझे खुद पता ना चल रहा था, अजीब अजीब से नाम थे। फिर डॉक्टर स्कॉट ने नाराक में किसी आदमी को फ़ोन करके कहा कि वो कोड लिस्ट टेलिक्स के जरिए भिजवा रहा है, ये सामान वहाँ से हर सूरत में हासिल करके भिजवा दिया जाए। चूंकि ये आलात कानूनी तौर पर तो यहाँ ना आ सकते थे, इसलिए मैंने अपने ग्रुप के एक आदमी को खुसूसी तौर पर भेजा है, वो वहाँ से सामान खुसूसी जराए से यहाँ ले आएगा, मादाम जाशी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उसी लम्हे ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और इमरान अपनी असल शक्ल में नमूदार हुआ। उसने अपने हकीकी बालों जैसी वीग, भवें और पलकें लगाई हुई थी। मादाम जाशी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर पसंदीदगी के आसार नमूदार हो गए। तनवीर के होंठ बेख्तियार भींच से गए, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ओ, तुम खौमाखा कह रहे थे कि तुम इस एक्रीमियन मेकअप में ज्यादा खूबसूरत हो, मादाम जाशी ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। सुन लिया तुमने तनवीर, अब कम से कम गवाही तो दे सकोगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। और मादाम जाशी चौंक पड़ी। तनवीर, ओ, तो ये जॉनसन नाम भी फर्जी था, मादाम जाशी ने कहा। हाँ, सिर्फ नाम ही फर्जी था, मेकअप की तरह, वैसे ये खुद असली है, यकीन ना आए तो चुटकी भर कर देख लो, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और मादाम जाशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे बगैर चुटकी भरे ही यकीन है, मादाम जाशी ने कहा। अब ये तुम्हारी किस्मत तनवीर, मैं मजीद तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम कोई और बात नहीं कर सकते, तनवीर ने झुलाए हुए लहजे में कहा। चलो तुम मादाम जाशी की चुटकी भर लो और बात तो यही हो सकती है, इमरान ने कहा। और इस बार तनवीर भी न जाने किसी ख्याल के तहत मुस्कुरा दिया। ये सफदर है और ये कैप्टन शकील, लेकिन अभी सिर्फ एजाजी कैप्टन है, इनकी टीम अभी पैदा ही नहीं हुई क्योंकि अभी ये कंवारे हैं, इमरान ने कहा। और मादाम जाशी कदरे कहका लगाकर हंस पड़ी। तुम्हारा नाम अली इमरान है, यही नाम ले रहे थे वो, मादाम जाशी ने हंसते हुए कहा। अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम रख लो, मैं जाशी रख लूंगा, इमरान ने फौरन ही ऑफर करते हुए कहा। और मादाम जाशी एक बार फिर हंस पड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे पर अनजाने से जज्बों की कहकशां सी चमकती नजर आ रही थी। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। मादाम जाशी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मादाम जाशी का लहजा यकलक बदल गया था। मादाम, मैं टॉम बोल रहा हूँ, सामान पहुँच गया है, उसे कहाँ रखना है, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा। और मादाम जाशी ने इमरान की तरफ सवालिया नजरों से देखा।
यही मंगवा लो, इमरान ने कहा और जाशी ने टॉम को हिदायत देकर रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, उस पाडला ने जो तफसीलात बताई है उसके मुताबिक तो इस हेडक्वार्टर में लाशें ही दाखिल हो सकती हैं। आपने क्या प्लानिंग की है? सफदर ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। लाशों का मतलब लाशें ही होता है, अलबत्ता जिंदा लाश भी हो सकती है, जैसे तनवीर की इस वक्त हालत है, इमरान ने कहा। शट अप, अब मजीद बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तनवीर ने गुस्सैले लहजे में कहा। क्या बात है, तुम हर बात में तनवीर साहब को टारगेट बना लेते हो, हालांकि तनवीर साहब ने तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की, मादाम जाशी ने कहा और तनवीर का चेहरा यकलक चमक उठा। अच्छा, अब तनवीर तुम्हारे लिए साहब बन गया, ठीक है। मादाम और साहब के दरमियान मुझ जैसा गरीब आदमी कैसे बोल सकता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और मादाम जाशी यकलक हंस पड़ी। इमरान साहब, आप लाशों के बारे में बात कर रहे थे, सफदर ने शायद मौजू बदलने के लिए कहा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस मिशन के बाद इस्तीफा देकर गोरकन का पेशा इख्तियार कर लूँ। गो इसके लिए मुझे तनवीर की शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा इसी पेशे में कमाई है। मकान बनाने से ज़्यादा कब्र बनाने पर खर्च आता है और फिर बाद में कफन मुफ्त में, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ये तुम्हारा आबाई पेशा होगा, इसलिए तुम्हें शागिर्दी की क्या ज़रूरत है? तनवीर से ना रह गया तो वो बोल पड़ा।